द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दुनिया में एक ऐसे डिजाइन पैटर्न की बात करने वाले हैं जो बाहर से जितना सिंपल लगता है, अंदर से उतना ही पावरफुल है। हाँ, इसे कहते हैं पाइप्स एंड फिल्टर्स। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन इमेजिन करना। एक स्टेशन पर कार का चैसी बनता है, अगले पर इंजन लगता है, फिर पेंटिंग होती है और आखिर में फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। हर स्टेशन अपना एक खास काम करता है और प्रोडक्ट एक एक करके आगे बढ़ता है। तो आज हमारी बातचीत का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये पैटर्न क्या है, बल्कि ये समझना है कि पुराने मोनोलिथिक तरीकों से इतना बेहतर क्यों है और ये बिजनेस और डेवलपमेंट टीम्स के काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, और इस फैक्ट्री की एनालॉजी को हम पूरी बातचीत में साथ लेकर चलेंगे क्योंकि ये इस पैटर्न की आत्मा को समझने में बहुत मदद करती है। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और ये पैटर्न जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की एक बहुत ही कॉमन कहानी है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कई सिक्वेंशियल स्टेप्स से गुजारना। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस पुराने तरीके से करते हैं जिसे ये पैटर्न चैलेंज करता है, मोनोलिथिक अप्रोच। हाँ, हमारी फैक्ट्री एनालॉजी में ये एक ऐसी फैक्ट्री होगी जहां एक ही बहुत बड़ी विशालकाय मशीन है जो कार का चैसी बनाने से लेकर पेंटिंग तक सब कुछ खुद ही करती है। सुनने में तो एफिशिएंट लगता है, पर असल में इसमें क्या दिक्कतें हैं? इसमें कई बड़ी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी है कोड रीयूजेबिलिटी की कमी। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री दो तरह की कार्स बनाती है, एक स्टैंडर्ड मॉडल और एक लग्जरी मॉडल। ठीक है। दोनों में इंजन फिटिंग और टायर अलाइनमेंट का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन मोनोलिथिक डिजाइन में आपको वो पूरी जायंट मशीन दो बार बनानी पड़ेगी और दोनों में इंजन फिटिंग का लॉजिक डुप्लीकेट होगा। अच्छा, मतलब कोड रिपीट हो रहा है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर इंजन फिटिंग के प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो आपको दोनों जायंट मशीन्स में जाकर वो बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक जगह भी भूल गए तो कंसिस्टेंसी गई। एग्जैक्टली। इसी को टाइट कपलिंग कहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है कि एक छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम में भूचाल ला सकता है। और फिर आती है स्केलेबिलिटी की समस्या। हाँ, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में पेंटिंग स्टेशन सबसे स्लो है और वही पूरी प्रोडक्शन लाइन को धीमा कर रहा है। तो मोनोलिथिक फैक्ट्री में मेरे पास उस एक पेंटिंग स्टेशन को स्पीड अप करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे पूरी की पूरी जायंट मशीन को ही अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा और एफिशिएंट है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि एक स्लो कंपोनेंट ने पूरी एप्लीकेशन को हॉस्टेज बना लिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आप एक हिस्से को इंडिपेंडेंटली स्केल नहीं कर सकते। अगर पेंटिंग प्रोसेस में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो आपको पूरी मशीन को ही पावरफुल हार्डवेयर पर चलाना होगा। राइट। और भगवान ना करे अगर आपको प्रोसेस का ऑर्डर बदलना पड़े, जैसे पेंटिंग से पहले वाटरप्रूफिंग करनी हो, तो पूरी जायंट मशीन को रीडिजाइन और रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा रिजिड है। ये मोनोलिथिक फैक्ट्री की दिक्कतें तो साफ हैं। कोड रिपीट हो रहा है, स्केल करना मुश्किल है और फ्लेक्सिबिलिटी तो ना के बराबर है। तो जाहिर है इंडस्ट्री को एक बेहतर, एक ज्यादा स्मार्ट तरीका चाहिए था। यहीं पर पाइप्स एंड फिल्टर्स पैटर्न की एंट्री होती है, जिस पूरी प्रॉब्लम को एक अलग ही नजरिए से देखता है। हाँ, ये पैटर्न कहता है कि एक जायंट मशीन बनाने की बजाय क्यों ना हम छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड वर्कस्टेशंस बनाएं। अच्छा। हमारी फैक्ट्री एनालॉजी में ये वर्कस्टेशंस ही फिल्टर्स हैं। एक फिल्टर सिर्फ एक काम करेगा और उसमें परफेक्ट होगा। एक फिल्टर सिर्फ इंजन लगाएगा, दूसरा सिर्फ पेंट करेगा, तीसरा सिर्फ टायर्स फिट करेगा। और इन वर्क स्टेशंस को जोड़ने वाली कन्वेयर बेल्ट का क्या? वो कन्वेयर बेल्ट ही हमारे पाइप्स हैं। पाइप का काम बहुत सिंपल है, एक फिल्टर से आउटपुट उठाना और उसे अगले फिल्टर के इनपुट तक पहुंचाना। पाइप में कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता। मतलब वो सिर्फ एक डिलीवरी मैकेनिज्म है। बस। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है। इसका मतलब पेंटिंग वाले फिल्टर को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि उससे पहले इंजन कहाँ से फिट होकर आया या उसके बाद टायर्स कौन लगाएगा। बिल्कुल नहीं। उसे बस ये पता है कि मेरे पास एक अनपेंटेड कार आएगी और मुझे उसे पेंट करके आगे भेजना है। और यही इस पैटर्न का कोर जीनियस है, लूज कपलिंग। ये सुनने में एक टेक्निकल टर्म लगता है, पर इसका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कैसे? रिसाइजिंग वाली टीम वाटर मार्किंग वाली टीम को बताए बिना ही अपना पूरा लॉजिक, अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल सकती है। जब तक डेटा का इनपुट आउटपुट फॉर्मेट वही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो डेवलपमेंट की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। अलग अलग टीम्स पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकती हैं।
एक टीम के स्लो होने से दूसरी टीम ब्लॉक नहीं होगी। बिल्कुल। और आप इन फिल्टर्स को लेगो ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको प्रोसेस A, B, C चाहिए, कल आपको B, A, C चाहिए, आप बस पाइप्स का कनेक्शन बदल दीजिए। अच्छा। परसों आपको एक नया स्टेप D जोड़ना है, अब बस एक नया फिल्टर बनाकर पाइपलाइन में कहीं भी लगा सकते हैं। रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। ठीक है, तो हमारी नई फैक्ट्री ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसमें टीम्स ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। पर अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिसने मोनोलिथिक फैक्ट्री को परेशान कर रखा था, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। हाँ, बॉटलनेक वाला इशू। राइट। हमारा पेंटिंग स्टेशन अभी भी स्लो है। ये नई फैक्ट्री इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? ये इस पैटर्न की सबसे बड़ी जीत है। याद है, मोनोलिथिक फैक्ट्री में हमें पूरी मशीन अपग्रेड करनी पड़ रही थी। हाँ। यहाँ क्योंकि हमारा पेंटिंग स्टेशन यानी फिल्टर एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, हम सिर्फ वो स्लो फिल्टर के 5 और पैरेलल इंस्टेंसेस खड़े कर सकते हैं। अच्छा। तो अब एक की जगह 5 स्टेशंस एक साथ पेंटिंग का काम कर रहे हैं। वाह! तो इनकमिंग कार्स 5 स्टेशंस में बढ़ जाएंगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बॉटलनेक खत्म। हमने पूरी फैक्ट्री पर पैसा खर्च किए बिना सिर्फ स्लो पार्ट को टारगेट करके थ्रूपुट बढ़ा दिया। एग्जैक्टली। और इससे भी आगे जा सकते हैं। मान लीजिए पेंटिंग एक बहुत हैवी कंप्यूट इंटेंसिव काम है, लेकिन टायर फिटिंग बहुत लाइट वेट है। तो आप पेंटिंग वाले फिल्टर्स को हाई परफॉर्मेंस एक्सपेंसिव सर्वर्स पर चला सकते हैं और बाकी फिल्टर्स को सस्ते कमोडिटी हार्डवेयर पर। आप इन्हें अलग अलग डेटा सेंटर्स में या दुनिया के अलग अलग कोनों में भी चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लाउड एनवायरनमेंट्स की इलास्टिसिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जिस सर्विस पर लोड बढ़े उसे ऑटो स्केल कर दो और जब लोड कम हो तो रिसोर्सेज फ्री कर दो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये कमाल का है। और एक और कमाल की बात है पैरेलल प्रोसेसिंग, खासकर जब डेटा एक स्ट्रीम की तरह बह रहा हो। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, एक फिल्टर को 1000 रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने हैं। वो पहले रिकॉर्ड को प्रोसेस करके रिजल्ट को तुरंत पाइप में डाल देता है, जो अगले फिल्टर तक पहुंच जाता है। उसे पूरे 1000 रिकॉर्ड्स प्रोसेस होने का वेट नहीं करना पड़ता। मतलब पाइपलाइन के सारे फिल्टर्स एक साथ डेटा के अलग-अलग चंक्स पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इससे एंड टू एंड प्रोसेसिंग टाइम नाटकीय रूप से कम हो जाता है। चलिए इस फैक्ट्री वाली एनालॉजी को एक रियल वर्ल्ड टेक्निकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। सोर्सेज में इमेज प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरूर। मान लीजिए हमारे सिस्टम पर एक यूजर एक इमेज अपलोड करता है। अब इस इमेज को यूजर्स को दिखाने से पहले कई स्टेजेस से गुजरना है। हर स्टेज एक फिल्टर हो सकता है। जैसे कि पहला फिल्टर कंटेंट मॉडरेशन, ये चेक करेगा कि इमेज में कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तो नहीं है। ठीक है। दूसरा फिल्टर रीसाइजिंग, ये मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए इमेज के अलग अलग साइज बनाएगा। फिर तीसरा फिल्टर वाटरमार्किंग, जो हर इमेज पर कंपनी का लोगो लगाएगा। ओके। चौथा फिल्टर मेटाडेटा रिमूवल, ये इमेज से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हटाएगा जैसे एग्जिफ डेटा। और पांचवा फिल्टर सीडीएन पब्लिकेशन। यहाँ 2 टर्म्स आए हैं, एग्जिफ डेटा और सीडीएन। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी। बिल्कुल। एग्जिफ डेटा वो छिपी ही जानकारी है जो आपकी फोटो फाइल के अंदर होती है, जैसे इमेज किस कैमरा से ली गई, उसकी लोकेशन क्या थी, शटर स्पीड क्या थी। प्राइवेसी के लिए इसे हटाना जरूरी हो सकता है। राइट। और सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क दुनिया भर में फैले सर्वर्स का एक जाल है। इमेज को इस पर डालने से वो दिल्ली के यूजर को दिल्ली के सर्वर से और लंदन के यूजर को लंदन के सर्वर से मिलती है, जिससे इमेज बहुत तेजी से लोड होती है। अंडरस्टूड। तो इस पाइपलाइन में पाइप्स क्या होंगे? वो डेटा को एक फिल्टर से दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? पाइप्स को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है मैसेज क्यूज का इस्तेमाल करना, जैसे एज्योर क्यू स्टोरेज या RabbitMQ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का जिक्र है जिसे क्लेम चेक पैटर्न कहते हैं। क्लेम चेक पैटर्न? हाँ, सोचिए अगर इमेज फाइल 10 MB की है तो क्या आप हर पाइप में 10 MB का डेटा भेजेंगे? नहीं, ये बहुत इनएफिशिएंट होगा। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है क्लेम चेक पैटर्न। आप 10 MB की इमेज फाइल को एज्योर ब्लॉब स्टोरेज जैसी किसी सेंट्रल स्टोरेज में रख देते हैं। ओके। और पाइप के अंदर आप पूरी फाइल नहीं भेजते, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज एक क्लेम चेक की तरह होता है, जैसे लॉन्ड्री में आपको मिलता है। उस पर लिखा होता है कि आपकी इमेज फलां जगह पर रखी है। अच्छा। अगला फिल्टर उस क्लेम चेक को पढ़ता है, स्टोरेज से इमेज उठाता है,
अपना काम करता है और प्रोसेस की हुई इमेज को वापस स्टोरेज में रखकर अगले फिल्टर के लिए एक नया क्लेम चेक पाइप में डाल देता है। ब्रिलियंट। तो 10 MB की भारी भरकम फाइल की जगह पाइप में सिर्फ कुछ किलोबाइट्स का मैसेज ट्रैवल कर रहा है। जी। इससे नेटवर्क ट्रैफिक, कॉस्ट और लेटेंसी तीनों ही नाटकीय रूप से कम हो जाते हैं। ओके। अब तक तो ये पैटर्न एक सिल्वर बुलेट जैसा लग रहा है, रीयूजेबल, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट, पर एक्सपीरियंस बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होता। सही बात है। वो कौन सी छिपी हुई कॉम्प्लेक्सिटी है या वो कौन सा गौचा है जिसका सामना डेवलपर्स को रियल वर्ल्ड में करना पड़ता है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हर फिल्टर को कहीं भी रन कर सकते हैं, पर क्या इससे सिस्टम को मैनेज करना एक नाइटमेयर नहीं बन जाता? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। और हाँ, इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चुनौती वही है जो आपने बताई, कॉम्प्लेक्सिटी। जब आपके 20 अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग सर्वर्स पर चल रहे हों, तो सिस्टम को मॉनिटर करना और ये पता लगाना कि प्रॉब्लम कहाँ है, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो सकता है। प्रॉपर लॉगिंग, मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग टूल्स एसेंशियल हो जाते हैं। और पाइप्स का क्या? अगर मैसेज क्यू ही डाउन हो गई तो डेटा लॉस्ट हो सकता है। सही बात। दूसरी चुनौती है रिलायबिलिटी। पाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैसेज क्यूज हाईली रिलायबल होना चाहिए। डेटा लॉस बिजनेस के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। राइट। और इसी से जुड़ी है तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी ये एक भारी भरकम शब्द है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। इसे आसान शब्दों में समझाएं। आइडेम्पोटेंसी का मतलब है कि किसी ऑपरेशन को एक बार करो या 10 बार, रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब सोचिए, आपके पेमेंट प्रोसेसिंग फिल्टर ने पाइप से मैसेज उठाया, यूजर के अकाउंट से पैसे काटे, लेकिन इससे पहले कि वो पाइप को बता पाता कि काम हो गया, वो फिल्टर क्रैश हो गया। मैसेज क्यों सोचेगी कि काम हुआ ही नहीं, और वो कुछ देर बाद मैसेज को रीडिलीवर कर देगी। एक दूसरे फिल्टर इंस्टेंस को वो मैसेज मिलेगा और यूजर के अकाउंट से 2 बार पैसे कट जाएंगे। ये तो डिजास्टर है। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार एक प्रोजेक्ट में पेमेंट प्रोसेसिंग फिल्टर आइडेम्पोटेंट नहीं था। एक नेटवर्क ग्लिच की वजह से मैसेज रीप्रोसेस हुआ और यूजर के अकाउंट से 2 बार पैसे कट गए। उस एक गलती ने हमें आइडेम्पोटेंसी की अहमियत हमेशा के लिए सिखा दी। तो इसलिए फिल्टर्स को इस तरह डिजाइन करना पड़ता है कि वो चेक कर सकें कि ये ट्रांजैक्शन आईडी मैं पहले ही प्रोसेस कर चुकी हूँ और डुप्लीकेट ऑपरेशन को इग्नोर कर दें। तो ये तो हुई फेलियर के केस में रीडिलीवरी की बात। क्या डुप्लीकेट मैसेजेस किसी और तरीके से भी आ सकते हैं? हाँ, ये हमारी चौथी चुनौती है, रिपीटेड मैसेजेस। हो सकता है फिल्टर ने अपना काम किया, रिजल्ट को अगले पाइप में भेज दिया और फिर क्रैश हो गया। अच्छा। जब वो रीस्टार्ट होगा तो वो अपना काम दोबारा कर सकता है और डुप्लीकेट रिजल्ट भेज सकता है। पाइपलाइन को डुप्लीकेट मैसेजेस को डिटेक्ट और एलिमिनेट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अज़ूर सर्विस बस जैसी एडवांस्ड मैसेज क्यूज में डुप्लीकेट डिटेक्शन बिल्ट इन हो सकती है। तो आखिर में ये सब सुनने के बाद एक डेवलपर या आर्किटेक्ट को ये फैसला कैसे लेना चाहिए कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम के लिए पाइप्स एंड फिल्टर्स ही सही सोल्यूशन है? इसका एक सिंपल रूल ऑफ थंब है। इस पैटर्न का उपयोग तब करें जब पहला, आपकी प्रोसेसिंग को आसानी से छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेप्स में तोड़ा जा सके। ठीक है। दूसरा, जब हर स्टेप की स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, जैसे इमेज रीसाइजिंग को ज़्यादा पावर चाहिए, वाटरमार्किंग को कम। तीसरा, जब आपको भविष्य में प्रोसेसिंग स्टेप्स को रीऑर्डर करने, नए स्टेप्स जोड़ने या पुराने हटाने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो। और चौथा, जब प्रोसेसिंग को अलग अलग सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करने से परफॉर्मेंस या कॉस्ट का फायदा हो। और कब इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? इसका उपयोग तब नहीं करना चाहिए जब आपकी एप्लीकेशन एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न फॉलो करती हो, जैसे यूजर ने बटन क्लिक किया और उसे तुरंत जवाब चाहिए। क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। हाँ, ये पैटर्न एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग के लिए बना है। दूसरा, जब प्रोसेसिंग स्टेप्स टाइटली कपल्ड हों और उन्हें एक सिंगल एटॉमिक ट्रांजैक्शन में पूरा करना जरूरी हो, मतलब या तो सारे स्टेप्स हों या एक भी न हो। ऑल और नथिंग। एग्जैक्टली। और तीसरा, जब एक स्टेप को इतना ज्यादा स्टेट या कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि उसे पाइप के जरिए पास करना इनएफिशिएंट हो जाए। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि पाइप्स एंड फिल्टर्स एक जायंट मोनोलिथिक मशीन की जगह लेगो ब्लॉक्स जैसा अप्रोच देता है। ये कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल कंपोनेंट्स में तोड़कर फ्लेक्सिबल और हाईली स्केलेबल सिस्टम्स बनाने में मदद करता है।
ये रिजिड डिजाइन्स का एक बेहतरीन और मॉडर्न विकल्प है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक आखिरी सोचने वाली बात जोड़ना चाहूंगी। सोर्सेज में जिक्र है कि इस पैटर्न को एक और पैटर्न कॉम्पेंसेटिंग ट्रांजैक्शन के साथ मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। हम ऐसे सिस्टम्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के साथ साथ रिजिलिएंट भी हों, जहां इंडिविजुअल पार्ट्स फेल हो सकते हैं लेकिन सिस्टम एज अ होल कंसिस्टेंट रहता है। ये ऑल और नथिंग ट्रांजैक्शंस की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है और हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां फेलियर एक एक्सपेक्टेड इवेंट है, एक्सेप्शन नहीं। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।